हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड के चैप्टर माय एल्डर ब्रदर के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक्ड टू डू? मुन्ना को क्या क्या करना पसंद था? तो मुन्ना को कंचे खेलना और पतंग उड़ाना काफ़ी पसंद था। सो यू कैन राइट द आंसर, मुन्ना लाइक्ड टू प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स। नंबर 2, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? भैया पूरा दिन क्या करता था? तो भैया तो दिन भर बस किताबें पढ़ता रहता था। सो इट्स आंसर इज भैया रीड बुक्स ऑल डे। क्वेश्चन 3, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? मुन्ना भैया के बनाए हुए टाइम टेबल से खुश क्यों नहीं था? तो क्योंकि भैया ने मुन्ना के लिए बनाई समय सारणी में खेलने का समय रखा ही नहीं, इसलिए मुन्ना खुश नहीं था। सो इट्स आंसर इज मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल। क्वेश्चन 4, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम एंड वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? आपके विचार से मुन्ना को तब कैसा महसूस हुआ जब भैया उसके प्रति सख्त हो गए थे, और भैया मुन्ना के साथ सख्त क्यों थे? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब भैया मुन्ना के प्रति सख्त हो गए थे तो मुन्ना का मन करता था कि कहीं दूर भाग जाऊं और घर वापस चला जाऊं। और भैया मुन्ना के प्रति सख्त इसलिए हो गए थे क्योंकि मुन्ना ज़्यादा पढ़ता नहीं था और मौका मिलते ही खेलने के लिए बाहर चला जाता था या फिर दिन भर दोस्तों के साथ बेकार बैठा रहता था। सो यू कैन राइट द आंसर, मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। भैया वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी मच एंड वेंट आउटसाइड टू प्ले एंड सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज, एंड वाई? आपको किसका कैरेक्टर अर्थात चरित्र ज़्यादा अच्छा लगता है, भैया का या मुन्ना का? तो मुझे तो भैया का कैरेक्टर ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वह एल्डर ब्रदर अर्थात बड़े भाई होने की पूरी जिम्मेदारी निभाता है और पिता के परिश्रम की कमाई के महत्व को समझता है। सो यू कैन राइट इट्स आंसर, आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर बिकॉज ही वॉज ए रिस्पॉन्सिबल बॉय एंड न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स हिज यंगर ब्रदर। He also gave much importance to his father's hard-earned money. Now let's talk. Question number 1. Do you have a timetable at school? And how many periods are there for the following subjects and activities in 1 week? तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या आपके स्कूल में कोई टाइम टेबल है? अगर है तो फिर आप नीचे दी गई लिस्ट में हर हफ्ते डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पीरियड्स को काउंट करके भरिए। So do it yourself according to your school timetable. Question 2. Now make a timetable for yourself including your study time and your play time. तो अब आप स्वयं के लिए एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपके पढ़ने का समय और खेलने का समय भी शामिल हो। Now creative writing. The format of a letter is given to you. तो यहाँ पर हमें एक लेटर अर्थात पत्र दिया गया है जिससे हमें समझना है कि अपने दोस्तों और क्लोज फैमिली मेम्बर्स को पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप पत्र के सबसे ऊपर देख रहे होंगे राइटर्स एड्रेस, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल अर्थात लिखने वाले का पता। फिर लिखिए डेट 10 जुलाई 2000 अर्थात पत्र किस तारीख को लिखा गया है। और फिर ग्रीटिंग्स टू माय डियर माँ अर्थात पत्र किसे लिखा गया है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन अर्थात पत्र का शुरुआती हिस्सा। This is my first letter after the summer vacations. We started our classes the day after we reached the hostel. I have settled in well. तो यहाँ पर पत्र लिखने वाला बता रहा है कि यह गर्मियों की छुट्टी के बाद का उसका पहला पत्र है और हॉस्टल पहुँचने के बाद अगले ही दिन से उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है और वह अच्छी तरह से सेटल हो गया है। Then body of the letter. We have a new teacher for clay molding and pottery. She tells us how to make fruits and vegetables with clay. We then paint them. They look so real.
सो बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स पत्र के बीच का हिस्सा। जैसा कि यहाँ पर पत्र लिखने वाला अपनी माँ को लिखता है कि कैसे उनकी टीचर ने उन्हें सिखाया है कि क्ले की मदद से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बनाना और फिर उनमें रंग किस तरह भरा जाए जिससे वे एकदम रियल लगें। एंड देन एंडिंग ऑफ द लेटर अर्थात पत्र का अंतिम हिस्सा। वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन अगस्त। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। It is a long poem but we learn it together with our teacher. It is nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather. तो इस तरह पत्र के अंतिम हिस्से में पत्र लिखने वाला छात्र आने वाले अगस्त माह में अपने पोएम रिसाइटेशन कंपटीशन के बारे में बता रहा है। साथ ही अपने दोस्तों और शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टी के बाद मिलने पर खुशी जता रहा है और आखिर में वह अपनी माँ से कहता है कि दादाजी और दादी जी को मेरा प्यार भरा आदर देना। एंड देन क्लोजिंग। डू राइट बैक सून यूर लविंग सन प्रताप। और फिर अंत में पत्र की समाप्ति करते हुए पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, जैसा कि यहाँ पर पत्र लिखने वाले छात्र का नाम प्रताप है। सो डियर चिल्ड्रन, आपको भी अंग्रेजी में पत्र लिखने का इसी तरीके से अभ्यास करना चाहिए, जिसमें पहले राइटर्स एड्रेस, देन डेट, देन ग्रीटिंग एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर, बॉडी, एंडिंग एंड क्लोजिंग आदि का सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पत्र हमने पढ़ लिया है, तो अब इस पत्र के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर 1, हु हैज़ रिटन द लेटर। यह पत्र किसने लिखा है? तो लेटर की क्लोजिंग में हमने देखा था कि पत्र प्रताप ने लिखा है, सो इट्स आंसर इज प्रताप। नंबर 2, टू हुम हैज़ द लेटर बीन रिटन। यह पत्र किसे लिखा गया है? तो प्रताप ने यह लेटर अपनी माँ को लिखा था, सो इट्स आंसर इज प्रताप्स मदर। नंबर 3, वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर। पत्र लिखने वाला कहाँ पर है? सो फ्रेंड्स, लेटर के अकॉर्डिंग प्रताप इस समय कोलकाता शहर में है। नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल। प्रताप के हॉस्टल का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। एंड लास्ट, ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन। यह पत्र किस डेट में लिखा गया? सो यू कैन सी इट इज़ रिटन ऑन 10th July 2000। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर about activities, events in your school. Follow the same pattern as the above letter. तो अब आपको अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को जो कि किसी दूसरे शहर में रहते हैं एक लेटर लिखना है, जिसमें आप उन्हें अपनी स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज़ और इवेंट्स के बारे में बताएंगे। तो लेटर के फॉर्मेट के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन राइट इट इन द सेम पैटर्न। नाउ कंप्रीहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर हमें इस पैसेज को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Oliver was a 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in an orphanage. He was pale and thin as were the other boys living there. This was because they had to work hard but were never given enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boys. ओलिवर एक 9 साल का लड़का है जो एक अनाथालय में दूसरे होमलेस बॉयज़ अर्थात ऐसे लड़कों के साथ रहता है जिनका अपना कोई घर नहीं है। वह दूसरे लड़कों की तरह बड़ा मुरझाया हुआ सा लगता है और एकदम पतला है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें खाने को उतना नहीं मिलता। और इस ऑर्फनेज के अर्थात अनाथालय के जो मालिक हैं उनका नाम है मिस्टर बम्बल। वो बहुत निर्दयी हैं और बच्चों से बुरा बर्ताव करते हैं। The boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. They were almost starving, so it was decided by them to ask the master for more soup. But who would bail the cat? Finally, the task fell to Oliver. अनाथालय में जितने भी बच्चे हैं वे हमेशा भूखे रहते हैं, और यह भी सच है कि उन्हें एक दिन में 3 बार का भोजन दिया जाता है, लेकिन उस भोजन में उन्हें क्या मिलता है? तीनों टाइम
सिर्फ एक कटोरी वाटरी सूप अर्थात लगभग पानी जैसा सूप पीने को दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि वहाँ लड़के हमेशा भूखे ही क्यों रह जाते होंगे। इसके बाद सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम मास्टर से अर्थात मिस्टर बम्बल से और भी ज़्यादा सूप की डिमांड करेंगे। बट हु वुड बेल द कैट? मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? यह एक अंग्रेजी की कहावत है और यहाँ पर इसका अर्थ है कि मिस्टर बम्बल से और भी ज़्यादा सूप मांगने की पहल कौन करेगा, क्योंकि बच्चे शायद उनसे डरते भी होंगे। और फाइनली ये टास्क ओलिवर को दिया गया। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. It soon disappeared. The boys whispered to one another, and one boy pushed Oliver a little. Oliver, making a brave effort, stood up, walked up to the master with his bowl and spoon in his hand, and said tremblingly, "Please, sir, I want some more." तो ऑर्फनेज में एक कोल्ड स्टोन हॉल है जहाँ पर सारे बॉयज़ अपने शाम के भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं और फिर उन्हें सूप परोसा गया और ये सूप जल्दी ही ख़त्म हो गया। फिर सभी लड़के आपस में फुसफुसाने लगते हैं और तभी उनमें से एक लड़का ओलिवर को पुश करता है ताकि वो मिस्टर बम्बल से बात कर सके। तब ओलिवर बड़ा साहस जुटाकर खड़ा होता है और हाथ में अपना बाउल और स्पून लेकर कांपते हुए मिस्टर बम्बल के पास जाकर कहता है, "प्लीज़ सर, आई वांट सम मोर." मुझे थोड़ा और सूप चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर कंप्रीहेंशन को अच्छी तरह समझ लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1, वाई डिड ओलिवर लिव इन ऑर्फनेज? ओलिवर अनाथालय में क्यों रहता था? तो क्योंकि ओलिवर एक अनाथ लड़का था और उसका अपना कोई घर नहीं था। सो इट्स आंसर इज ओलिवर लिव्ड इन ऑर्फनेज बिकॉज ही वॉज होमलेस। नंबर 2, हु वॉज मिस्टर बम्बल? मिस्टर बम्बल कौन थे? तो मिस्टर बम्बल अनाथालय के ओनर अर्थात मालिक थे। सो इट्स आंसर इज मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज। क्वेश्चन 3, व्हाट मील्स वर द बॉयज गिवन? अनाथालय में लड़कों को क्या भोजन दिया जाता था? सो फ्रेंड्स, कंप्रीहेंशन में हमने पढ़ा था कि उन्हें सिर्फ एक बाउल वाटरी सूप दिया जाता था जिसमें पानी ही पानी रहता था। सो इट्स आंसर इज द बॉयज वर गिवन ओनली ए बाउल ऑफ वाटरी सूप। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल? ओलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा? तो ओलिवर मिस्टर बम्बल से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा और सूप दीजिए। सो इट्स आंसर इज ओलिवर रिक्वेस्टेड मिस्टर बम्बल टू गिव हिम मोर सूप। क्वेश्चन 5, द बॉयज वर गिवन 3 मील्स ए डे, देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री? लड़कों को दिन में 3 बार भोजन दिया जाता था, फिर भी वे हमेशा भूखे क्यों रहते थे? तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन भी हैं। सो द करेक्ट वन इज नंबर 1, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ। क्योंकि वहाँ जो सूप बॉयज़ को मिलता था वह उनके लिए कभी पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए बॉयज़ हमेशा भूखे ही रह जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज नंबर 1 वेरी हंग्री, पैरा 2। सो फ्रेंड्स, वेरी हंग्री का मीनिंग होता है बहुत भूखा होना और कंप्रीहेंशन के पैरा 2 में भी एक वर्ड है स्टार्विंग। इसका मीनिंग भी वेरी हंग्री अर्थात बहुत भूखा होने से है। नंबर 2 टू वैनिश, तो इसका मीनिंग होता है समाप्त हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो कंप्रीहेंशन के पैरा 3 में भी एक वर्ड है डिसअपियर, उसका मतलब भी खत्म हो जाने या समाप्त होने से है। नाउ क्वेश्चन 7, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल। हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स सभी लड़के कोल्ड स्टोन हॉल में असेंबल्ड अर्थात इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि असेंबल्ड वर्ड का मीनिंग क्या है। नंबर 1 मूव्ड अवे, दूर चले जाना, कलेक्टेड, इकट्ठा होना, वर्क टुगेदर, साथ में काम करना। सो द राइट आंसर इज कलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 letters. Add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. तो यहाँ पर हमें assembled word के last 2 letters ed को हटाकर एक न्यू लेटर ऐड करना है एंड देन जो न्यू वर्ड बनेगा उसका मीनिंग होगा ऐसा समय जब सारा स्कूल इकट्ठा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, वो न्यू लेटर है वाई जिसे लास्ट में जोड़ने पर बनेगा असेंबली।
क्वेश्चन 9, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को एक टाइटल अर्थात शीर्षक दीजिए। तो क्योंकि ये कहानी ओलिवर से जुड़ी है तो हम इसे टाइटल दे सकते हैं ओलिवर इन ऑर्फनेज। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस पैसेज के लिए कुछ और टाइटल भी दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम लेट्स राइट। नंबर 1, टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज, अर्थात जब हम स्वयं कुछ सीखते और समझते हैं। एंड टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन, अर्थात जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं या कोई हमें कुछ सिखाता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। तो यहाँ पर हमें लर्न और टीच वर्ड की कुछ फॉर्म्स दी गई हैं जिन्हें हमें नीचे ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विल यू टीच मी चेस? क्या आप मुझे चेस खेलना सिखाओगे? नंबर 2, मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8th। मिस्टर शर्मा क्लास 8th में पढ़ाते हैं। नंबर 3, द स्टूडेंट हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी। स्टूडेंट्स ने रोड सेफ्टी के बारे में सीखा और समझा। नंबर 4, माई सिस्टर हैज़ टॉट मी हाउ टू राइड ए हॉर्स। मेरी बहन ने मुझे सिखाया कि घुड़सवारी किस तरह से करते हैं। नंबर 5, आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। मैंने इंडिया के कुछ कस्टम्स को अर्थात रीति रिवाजों को सीखा। एंड नंबर 6, आई लर्नड हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। मैंने साइकिल चलाना तब जान लिया था जब मैं केवल 4 साल का था। सो फ्रेंड्स, दिस वी हैव डन फॉर यू, नाउ यू कैन डू प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ में हमें ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें से करेक्ट वर्ड चूज करके हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो कि एक प्लूरल है अर्थात एक से ज़्यादा, तो वर का यूज़ करेंगे। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। अगेन दे इज़ प्लूरल, सो वर का यूज़ करेंगे। द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। तो यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है तो अराइव्ड और लेफ्ट का यूज़ करेंगे। द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम टेक की थर्ड फॉर्म टेकन का यूज़ करेंगे क्योंकि पैराग्राफ का ये सेंटेंस पैसिव में बना है। द रनर्स टुक देयर पोजिशंस। तो पास्ट फॉर्म टुक का यूज़ करेंगे। सर ब्लू दी विसिल। तो पास्ट में बात हो रही है तो ब्लू का यूज़ करेंगे। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रैन फास्ट एंड केम फर्स्ट। अगेन पास्ट फॉर्म रैन और केम का यूज़ करेंगे। एवरीवन डिड देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी। अगेन पास्ट फॉर्म डिड और वॉन का यूज़ करेंगे। एवरीवन फेल्ट जॉयस। तो यहाँ भी पास्ट फॉर्म फेल्ट का यूज़ करेंगे। तो बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ में पास्ट में हुए स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात हो रही थी, इसलिए पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। आप इसकी फिर से प्रैक्टिस जरूर कर लें। क्वेश्चन 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years। भैया 2 साल से एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सिर्फ किसी टाइम पीरियड का जिक्र हो, मीन्स जहाँ पर शुरुआत का पॉइंट क्लियर ना हो। जैसे यहाँ पर भैया 2 साल से एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर शुरुआत का पॉइंट क्लियर नहीं है कि भैया कौन से ईयर से शुरुआत करते हुए 2 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए फॉर का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। मुन्ना सुबह से पतंग उड़ा रहा है। फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पास्ट में किसी काम के होने की शुरुआत का जिक्र हो और प्रेजेंट तक वह काम बना हुआ हो। जैसे कि यहाँ पर मुन्ना सुबह से अभी तक पतंग उड़ा रहा है, तो क्लियर है कि उसने पतंग उड़ाना कब शुरू किया था, मीन्स फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, सिंस और फॉर के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस 10 o'clock। तो इन सभी एग्जांपल्स में काम की शुरुआत का पॉइंट क्लियर है। इसी तरह
फॉर के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे फॉर 100 ईयर्स, फॉर 7 डेज, फॉर 2 आवर्स। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में सिर्फ टाइम पीरियड की बात की गई है, ना कि किसी शुरुआत की। तो चलिए अब ब्लैंक्स को फिल करते हैं। नंबर 1, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज ए बेबी। तो आई वॉज ए बेबी पास्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से प्रेजेंट तक की सिचुएशन को शो कर रहा है, इसलिए सिंस का यूज़ करेंगे। नंबर 2, दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स। तो मैनी ईयर्स एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 200 ईयर्स। सो अगेन लास्ट 200 ईयर्स एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ, नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर यस्टरडे पास्ट से प्रेजेंट तक की सिचुएशन को शो कर रहा है, इसलिए सिंस का यूज़ करेंगे। सो डियर चिल्ड्रन, आप सभी ने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ लिए होंगे। तो अब आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर के वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।